नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सीधे सीधे मानव इतिहास के पिछले 3000 सालों के अनवरत प्रयासों को खंगालने वाले हैं। हमारी ये पूरी चर्चा मध्यस्थ दर्शन यानी जीवन विद्या के स्रोत पर आधारित है। अब जरा सोचिए, इतने अथक प्रयासों के बावजूद क्या हम वाकई एक ऐसी व्यवस्था बना पाए हैं जहां हर इंसान सुखी हो, सुरक्षित हो? तो क्या हमारी 3000 सालों के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे? चलिए, आज मिलकर इसी गहरे सवाल की तह तक जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3000 सालों की इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी मानवता आज भी असुरक्षा और संघर्ष में क्यों जी रही है। मतलब ये कोई मामूली बात तो है नहीं। हमने इतिहास में साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा, बड़ी बड़ी क्रांतियां देखी, दुनिया भर के महान दार्शनिकों के विचार सुने, लेकिन फिर भी एक अजीब से रहस्यमयी तरीके से आज भी हमारी दुनिया उसी डर, असमानता और संघर्ष के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं? स्रोत सामग्री बहुत साफ शब्दों में कहती है कि ये कोई साधारण विफलता नहीं है, बल्कि हमारी बुनियादी समझ में ही किसी बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए। हमारे ये यात्रा 500 ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध और महावीर जैसे महान आध्यात्मिक सुधारकों से शुरू होती है, जिन्होंने दुनिया को शांति और करुणा का रास्ता दिखाया। उसके बाद 1700 के दशक में न्यूटन और फिर आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक दिग्गज आए, जिन्होंने भौतिक दुनिया के बड़े बड़े रहस्य सुलझा दिए। और अगर हाल की बात करें तो 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों जैसी आधुनिक प्रणालियों का जन्म हुआ। ज्ञान, विज्ञान और व्यवस्था, तीनों ही मोर्चों पर मानवता ने अपना बेस्ट दिया है। हर युग ने एक आदर्श समाज बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन इन सब के बावजूद आज की हकीकत क्या है? सच्चाई तो ये है कि आज भी चारों तरफ असुरक्षा, भय और एक गहरी असमानता छाई हुई है। युद्ध और संघर्ष तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और सबसे डरावनी बात, हम एक भयानक इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन यानी पारिस्थितिक विनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। इतने महान लोगों और बेहतरीन संस्थाओं के होने के बावजूद भी हम अपनी ही पृथ्वी को नष्ट करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये स्थिति सच में हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ है। तो इन सारी संकटों की जड़ यानी मूल कारण आखिर है क्या? जीवन विद्या के इस स्रोत के अनुसार हमारी सबसे बड़ी विफलता ये रही है कि हमने मानव और अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझने का कोई सही विज्ञान कभी विकसित ही नहीं किया। हमने चांद और तारों की दूरियां तो नाप ली, मशीनों का अंबार लगा दिया, लेकिन खुद को यानी मानव को सही मायनों में समझने में हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर हम गौर करें तो मानव इतिहास मुख्य रूप से दो ही विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमा है। एक तरफ है आदर्शवाद या आइडियलिज्म, जिसका पूरा आधार ग्रंथ, ईश्वर, प्रेरणा और आस्था रहे, और दूसरी तरफ है भौतिकवाद या मटीरियलिज्म, जिसने मशीनों, भौतिक पदार्थों और संघर्ष को अपना सब कुछ मान लिया। मध्यस्थ दर्शन बहुत ही तार्किक ढंग से इन दोनों का विश्लेषण करता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आदर्शवाद ने ग्रंथों को प्रमाण माना और भौतिकवाद ने यंत्रों को, लेकिन किसी ने भी स्वयं मानव को अंतिम प्रमाण नहीं माना। नतीजा, दोनों ही विचारधाराएं इंसान को कोई पूर्ण और निश्चित आचरण संहिता देने में पूरी तरह से फेल रही। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी और जबरदस्त बात निकलकर सामने आती है। वो है, अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग बातें हैं। अब आदर्शवाद ने हमें बहुत सी अच्छी लगने वाली बातें बताईं, स्वर्ग, मोक्ष, तरह तरह के रहस्य। इनसे हमें भरपूर प्रेरणा मिली, हमारी आस्था मजबूत हुई। लेकिन जरा सोचिए, क्या केवल अच्छे इरादे या अच्छी लगने वाली बातों से एक प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक आचरण प्रणाली बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ये प्रेरणा हमारे असल व्यवहार में कैसे उतरेगी? आदर्शवाद इसकी कोई ठोस व्यवस्था या न्याय प्रणाली विकसित ही नहीं कर पाया। इसी से जुड़ा एक बड़ा ही चौंकाने वाला विचार है अच्छे लोगों की सीमाएं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि दुनिया में बस अच्छे लोग होने चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पाठ कहता है कि जो लोग अच्छे, बुद्धिमान या धार्मिक माने गए, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जनता को प्रेरित तो खूब किया, लेकिन उनके पास न्याय और मानवीय आचरण की कोई सार्वभौमिक और वैज्ञानिक प्रणाली थी ही नहीं। वो खुद तो महापुरुष बन गए, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम या जीने का विज्ञान तैयार नहीं हो सका जो सबके लिए काम करे और हमेशा काम करे। अच्छा, अब जरा भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म के नतीजों को देखते हैं। विज्ञानवाद ने तो सीधा संघर्ष को ही विकास का नाम दे दिया। इसके परिणाम बहुत डरावने हैं, लेकिन एकदम सच हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया, जिससे भयानक पर्यावरण विनाश हुआ,
और सबसे दुखद तो ये है कि भौतिकवाद में मनुष्य को बस एक शरीर या एक वस्तु समझ लिया गया। आज हमारा पूरा जीवन सिर्फ प्रॉफिट, सुविधा और चीजें बटोरने पर टिक गया है, और इसी चीज ने आज पूरी मानवता को एक बहुत गहरी मानसिक असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दिया है। मध्यस्थ दर्शन इस पूरी सिचुएशन के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो है भ्रम। अब यहाँ भ्रम का मतलब कोई जादू टोना या मायाजाल नहीं है। भ्रम का सीधा सा मतलब है अस्तित्व और खुद की वास्तविकता को समझे बिना ही समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करना। ये हमारी सबसे बुनियादी गलती रही है। आदर्शवाद हो या भौतिकवाद, दोनों ही इसी भ्रम के शिकार रहे। इंसान क्या है, ये प्रकृति कैसे काम करती है, ये जाने बिना ही हम सदियों से दुनिया को ठीक करने में लगे हुए हैं। यही हमारी मूल भूल है। तो क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से हमारी ये चर्चा ऐतिहासिक विफलताओं के अंधेरे से निकलकर एक नई उम्मीद की तरफ मुड़ती है। स्रोत हमें एक एकदम सॉलिड, वास्तविक विकल्प देता है, जिसे जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन कहा जाता है। ये कोई पुरानी मान्यताओं या किताबी बातों का पुलिंदा नहीं है। ये पूरी तरह से एक अस्तित्वमूलक और मानव केंद्रित दर्शन है। ये टुकड़ों में बात नहीं करता, बल्कि एक संपूर्ण, सिस्टमैटिक समाधान हमारे सामने रखता है। इस दर्शन का सबसे कोर सिद्धांत है सह अस्तित्व, यानी को एग्जिस्टेंस। अब अस्तित्व का मतलब केवल ये भौतिक दुनिया या चीजें नहीं है। अस्तित्व है व्यापक सत्ता या स्पेस में डूबी हुई प्रकृति। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट सामंजस्य में है। हमारा सच्चा समाधान प्रकृति से लड़ने या उस पर जीत हासिल करने में नहीं है। असली समाधान तो प्रकृति के साथ पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी में जीने में है। हमें बस प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जीवन है क्या। हम अक्सर जीवन को बस इस हाड़ मांस के शरीर तक ही सीमित मान लेते हैं, लेकिन इस दर्शन में जीवन को बहुत ही वैज्ञानिक और स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया गया है। इसे कहा गया है गठन पूर्ण परमाणु। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी चैतन्य इकाई है जो समझने, जागृत होने और सही गलत का फैसला करने की क्षमता रखती है। जब तक हम इंसान को सिर्फ एक शरीर मानते रहेंगे, तब तक हमारी व्यवस्थाएं केवल डर और लालच पर ही चलेंगी। जीवन को इस चैतन्य इकाई के रूप में पहचानना ही असली ज्ञान है। तो फिर इस नई और बेहतरीन व्यवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कदम हैं। पहला है जीवन ज्ञान, यानी खुद को एक चैतन्य इकाई के रूप में समझना। दूसरा कदम है सह अस्तित्व दर्शन, ये पहचानना कि पूरी प्रकृति पहले से ही एक व्यवस्था में काम कर रही है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो है मानवीयतापूर्ण आचरण, यानी अपने हर रिश्ते में मूल्यों, न्याय और सच्चाई के साथ जीना। हवाई बातें बिल्कुल नहीं है यहाँ। ये एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसी बहुत ही ठोस प्रक्रिया है। आइए इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पर समझते हैं। इस दर्शन के हिसाब से किसी भी नए समाज या व्यवस्था की शुरुआत आखिर कहाँ से होगी? वो होगी परिवार से। जी हाँ, परिवार ही इस नई व्यवस्था का सबसे पहला और पुख्ता प्रमाण है। जब तक एक परिवार के स्तर पर वैचारिक समाधान, भौतिक समृद्धि यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन की क्षमता और अभय यानी डर मुक्त जीवन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक किसी बड़े समाज या राष्ट्र में शांति की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है। बदलाव की शुरुआत समाज की सबसे छोटी और अहम इकाई से ही होनी है। और जब यही समझ बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो लेवल पर लागू होती है, तो समाधान एकदम साफ दिखने लगते हैं। क्लाइमेट चेंज और आर्थिक असमानता जैसी आज की बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए ये स्रोत आवर्तनशील अर्थव्यवस्था या साइक्लिक इकोनॉमी का सुझाव देता है। इसका मतलब है ऐसा उत्पादन जो लोकल हो और पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो। इसके साथ ही शिक्षा का मानवीयकरण बेहद जरूरी है। एक ऐसी शिक्षा जो हमें सिर्फ मशीनों की तरह नौकरी के लिए तैयार न करे, बल्कि हमें जीने का विज्ञान सिखाए। सच मानिए, आज दुनिया को इन्हीं व्यवहारिक समाधानों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन विचारों को जीवन में उतारा कैसे जाए, तो इसका एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता भी मौजूद है। श्री ए नागराज जी के मार्गदर्शन में अभ्युदय संस्थान पिछले 25 सालों से लगातार इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अछोटी में 7 दिनों की एक बेहतरीन कार्यशाला आयोजित करते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ शिक्षा और आवास पूरी तरह से निःशुल्क है। जी हाँ,
फ्री, केवल भोजन और बुनियादी व्यवस्था के लिए प्रतिदिन का एक बहुत ही मामूली शुल्क है। जो भी इस दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं, अपने जीवन और रिश्तों में स्पष्टता लाना चाहते हैं, वे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस शानदार मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि मानवता वास्तव में अस्तित्व को समझे? पिछले 3000 सालों के हमारे प्रयोगों में हमने आदर्शवाद और भौतिकवाद से बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ गंवाया भी है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम स्वयं को यानी जीवन को सही मायनों में समझें, प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व को पहचानें और एक ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जो स्थायी हो और पूरी तरह से समाधान पर आधारित हो? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।